हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी वर डिस्कसिंग जेई मेन held on 7th January 2020, shift 2 evening shift, and the paper is memory based. For the following reaction, ये एक रिएक्शन दी गई है, प्रोपाइल ब्रोमाइड है, जेड निगेटिव किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ इसको रिएक्ट कराया गया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो ये जेड जुड़ जा रहा है, और एलिमिनेशन दे रहा है तो डबल बॉन्ड बन जा रहा है, एच जेड और बी आर निकल जाता है। रेट कांस्टेंट्स दिए गए के एस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए और के ई एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ये रेट कांस्टेंट है के एस और के। म्यू की वैल्यू देगी के एस बाई के, मतलब के एस ज्यादा बनेगा या मतलब के एस की वैल्यू ज्यादा होगी या के की, मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। चलिए, देन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो ये जेड क्या है बेटा? पहला ऑप्शन दिया गया जेड हो सकता है इथॉक्साइड आयन, और दूसरा ऑप्शन दिया गया जेड हो सकता है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। बेटा अगर इथॉक्साइड आयन ले लें तो सब्स्टिट्यूशन अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया प्यारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लें तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा उतना ही ज्यादा एलिमिनेशन की तरफ भागने लगेगा। और ये बल्कि भी है तो किनारे से, मतलब जो वैसे तो इसमें हाफ पेन और सेडीएफ वाली कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी बल्कि बेस है, इतनी इस बात को ध्यान रखिए। डायरेक्ट एलिमिनेशन, तो बी से एलिमिनेशन ज्यादा बनेगा और ए से सब्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छा बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, स्ट्रॉन्गर बेस है तो एलिमिनेशन ज्यादा बन रहा है, तो म्यू की वैल्यू के एस अपॉन के ई किस केस में क्या होगी? तो अगर ए ले लें तो ए में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा बन रहा है, तो म्यू ए में के एस ग्रेटर देन के ई है, और म्यू बी में के ई ग्रेटर देन के एस है, यही तो म्यू ए अगर ले लें तो के एस की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम तो म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर म्यू बी ले लें तो के ई की वैल्यू ज्यादा है, अब डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम, तो म्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला आंसर तो आ गया कि म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, वो इसमें भी है और किसी में तो नहीं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अगला देखते हैं, कह रहा है के ई फॉर बी, बी के लिए के ई की वैल्यू, बी के लिए के ई की वैल्यू ज्यादा है क्या? हाँ, बी के लिए ज्यादा है क्योंकि ज्यादा पावरफुल बेस है, तो के ई की वैल्यू ज्यादा है, तो के ई फॉर बी इज ग्रेटर देन के ई फॉर ए। यस, ए के केस में मैं ये तो नहीं कह रहा कि ए के केस में इथॉक्साइड आयन में एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि इन दोनों का रेट के हिसाब से बताओ तो एलिमिनेशन इन कंपैरिजन टू ए बी में ज्यादा अच्छा हो। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया बेटा इस क्वेश्चन का? बताओ। म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी और के ई ऑफ बी इज ग्रेटर देन के ई ऑफ ए। समझ बात आ रही है नहीं आ रही? इसको लिखिए, आगे बताते। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, ये आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स नाम से 11th क्लास में एक टॉपिक है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेपरेशन का एक तरीका बताया गया, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, उससे क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल है और जिसने भी एनसीईआरटी में वो पढ़ा होगा पार्ट वो कर पाएगा।
और जिसने भी उसको स्किप कर दिया होगा वो नहीं कर पाएगा। 100% थ्योरेटिकल एनसीईआरटी बेस्ड उसकी लाइन से लिखा हुआ कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम पैक्ड विद सिलिका जेल स्टेशनरी फेजेस वाज यूज्ड। तो सिलिका जेल कैसे यूज हो रहा है? एज ए स्टेशनरी फेज to separate a mixture of compounds consisting of benzenylide, aniline and acetophenone। आगे कहा है मतलब ये तीन कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, बेंजेनालाइड को, एनिलीन को और एसिटोफिनोन को। आगे व्हेन कॉलम इज इल्यूटेड मतलब कुछ डाला गया, सॉल्वेंट डाला गया, मोबाइल फेज विद ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, कौन से हैं? हेक्सेन इज टू इथाइल एसीटेट का 20:80 का रेशो डाला गया है। द सीक्वेंस ऑफ ऑब्टेन्ड कंपाउंड इज, क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा मतलब हो गया कि मोबाइल फेज और कंपाउंड्स के बीच में इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उतनी देर में हमको मिलेगा। कॉलम देखा है ना आप लोगों ने, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है इस तरीके से। समझ बात आ रही है नहीं आ रही? ये इस तरीके से क्रोमेटोग्राफिक कॉलम आपका, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको इस तरीके से कॉलम्स बनाए जाते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बताया गया होगा। किस चैप्टर की बात कर रहा हूं? 11th क्लास का चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स। उसमें जब सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाया जाता है तो उसमें ये, इसमें ज्यादातर तो ध्यान रखने वाली चीज है। तो अगर मैं बेंजेनालाइड, एनिलीन और एसिटोफिनोन की इस मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन की बात करूं तो बेटा जो वीकली इंटरेक्टेड है वो एसिटोफिनोन है और जो स्ट्रांगली इंटरेक्टेड है वो एनिलीन है। इसका मतलब एसिटोफिनोन वीकली इंटरेक्टेड है तो सबसे जल्दी कॉलम से बाहर आ जाएगा, और बी जो है एनिलीन वो स्ट्रांगली इंटरेक्टेड है, स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड है, तो वो क्या होगा? बहुत देर में बाहर आएगा, लास्टली वही बाहर आएगा। तो मेन इसका कंसेप्ट क्या है? जो मोबाइल फेज के साथ जितना स्ट्रांगली इंटरेक्टेड होगा, अट्रैक्शन में होगा, उसका एड्सॉर्प्शन वो जो है ज्यादा होगा और वो देर में हमको मिलेगा। और जो वीकली एड्सॉर्ब्ड होगा तो इसमें वीकली कौन सा मैंने बताया? एसिटोफिनोन, और स्ट्रांगली कौन सा मैंने बताया? एनिलीन। तो सबसे जल्दी हमको क्या मिलेगा? जो सबसे वीकली एड्सॉर्ब्ड होगा, मतलब मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन उसका सबसे कम होगा, तो वो कौन सा है बेटा? एसिटोफिनोन। और सबसे बाद में क्या मिलेगा? जो ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड होगा या स्ट्रांगली इंटरेक्टेड होगा मोबाइल फेज के साथ, तो स्ट्रांगली इंटरेक्टेड क्या है? एनिलीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? सबसे जल्दी तो सी मिलेगा। समझ बात आ गई नहीं आ गई? ठीक है ना? फिर ए मतलब बेंजेनालाइड मिलेगा, और सबसे देर में मैंने कहा ना एनिलीन स्ट्रांगली इंटरेक्टेड है तो वो क्या मिलेगा बेटा? सबसे देर में मिलेगा। तो सबसे जल्दी सी मिलेगा क्योंकि वीकली इंटरेक्टेड है, मतलब अट्रैक्टेड है, या मोबाइल फेज के साथ उसका अट्रैक्शन कम है, तो वो सी सबसे जल्दी मिलेगा। और बी सबसे देर में मिलेगा क्योंकि मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब डीपली एड्सॉर्ब्ड। तो ये बेटा 11th क्लास का एक टॉपिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स। उस पर एक क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन को उन्हीं लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा जिन्होंने इस टॉपिक को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ा होगा। तो ट्रूली एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा का पूरा, ये दिया गया है। अगला क्या है? ये इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 द सेकंड शिफ्ट ऑफ 7 जनवरी, इजीएस्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। कह रहा है CN निगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालना और मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 13 और एक निगेटिव के, 13 और 1 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14। क्या बताया गया आपको MOT में? अगर बेटा कहीं पर 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। 14 से ऊपर जाओ 15 तो 0.5 डिक्रीज कर जाएगा 2.5, और 14 से नीचे आओगे 13 तो उसका भी आ जाएगा 2.5। कहने का मतलब एक इंक्रीज एक डिक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.5, लगातार डिक्रीज होते चले जाएंगे, 0.5 0.5 0.5 लगातार डिक्रीज। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हम लोगों को?
कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक तो 14 है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। तो बेटा इसका बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड इट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर इज डाया मैग्नेटिक। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सेकंड। अब आप क्या काम करेंगे बेटा, इसको पॉज करके लिख लेंगे, आगे बताता हूं। हाँ, तो इसका आंसर क्या क्या बताया, सेकंड, और इसका भी क्या होगा, सेकंड। तो ये दोनों ही लिख लो और उसके बाद आगे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 गिव्स डाई ऑक्सीजन, ऐसा है क्या, करके देखते हैं। कोई क्वेश्चन पढ़ा है आपने, H2O2 इसका अगर डिकम्पोजिशन करेंगे मतलब हीटिंग करेंगे तो क्या बन जाता है, H2O प्लस O2, याद है। तो डिकम्पोजिशन अगर हम करेंगे, अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर लो, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये एक वेल नोन रिएक्शन है आपको। KClO3, PbNO3 whole twice and NaNO3, all the nitrate give when heated liberate oxygen like H2O2। तो करके देखते हैं बेटे, KClO3 हीट करोगे, 2 मोल ले लो, बन जाएगा 2KCl प्लस 3O2। PbNO3 ऐड करो बेटे, PbNO3 होल ट्वाइस, हीट कर रहे हैं, 2 मोल ले लो, तो 2 मोल PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 दिखाई दे रहा है। बाद में ये NO2 डाइमराइज होके N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। चलो वो पूछा नहीं गया, O2 निकल रही है क्या, हाँ थर्मल डिकम्पोजिशन से O2 निकल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे NaNO3 बेटा करो, NaNO3 2 मोल ले लो, क्या बन जाएगा, NaNO2 के 2 मोल प्लस O2। क्या इससे भी ऑक्सीजन निकल रही है, जी हाँ इससे भी ऑक्सीजन निकल रही है। तो पहला था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 गिव्स ऑक्सीजन, सही बात है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, PbNO3 एंड NaNO3 इट गिव्स डाइऑक्सीजन एज लाइक H2O2, हाँ ये बात भी सही है। लिखा है 2-ethyl एंथ्राक्विनोन इज यूजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2O2। बेटा इस ऑप्शन में मुझे मेमोरी बेस्ड में एक गड़बड़ी दिखाई दे रही है, ये मेरी थिंकिंग है, मैं किसी पर वो नहीं कर रहा, जिसने भी मेमोरी बेस्ड आके बताया है, मेरे हिसाब से इसमें एंथ्राक्विनोल होना चाहिए। मेमोरी बेस्ड जो भी पेपर्स आपके फाइनलाइज्ड हुए हैं उसमें ऐसा है, लेकिन मेरे हिसाब से क्विनोल होना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊं आपको 2-ethyl एंथ्राक्विनोल ऑक्सीडाइज होकर 2-ethyl एंथ्राक्विनोन देता है और H2O2 देता है, और ये जब रिड्यूस हो जाता है तो ये देता है, ये रिएक्शन। अगर 2-ethyl एंथ्राक्विनोल ऑक्सीडाइज हो जाए तो 2-ethyl एंथ्राक्विनोन और H2O2 देता है, और ये अगर रिड्यूस हो जाए तो 2-ethyl एंथ्राक्विनोल देता है। तो ये ऑप्शन गलत तो नहीं, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का पार्ट है, लेकिन प्रिपरेशन किससे किया जाता है, 2-ethyl एंथ्राक्विनोल से 2-ethyl एंथ्राक्विनोन को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम परबोरेट। बेटा इस ऊपर वाले एक लाइन को मैं मिटाऊंगा जिससे मैं रिएक्शन लिख पाऊं। देखिए इधर ध्यान से, होता क्या, सोडियम मेटाबोरेट, और जब कभी भी
NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट को हम लोग H2O2 के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या बनता है? वाटर। ये हम रिएक्शन करा रहे हैं। एक्चुअली एक काम करो, मुझे थोड़ी सी लाइन मिटानी पड़ेगी, तो इसको पॉज कर लो जिससे कि मैं पूरा रिएक्शन लिख पाऊं, ठीक है ना? इसको एक बार पॉज करो। बेटा मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है ना? थोड़ी मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। देखिए NaBO2 प्लस H2O2 प्लस 6H2O मिलके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। OH होल ट्वाइस BOO होल ट्वाइस BOH होल ट्वाइस। थोड़ी सी जगह और चाहिए मुझे, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। देखो ये क्या है, डॉट 6H2O। ये स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये B है, इसके साथ एक परऑक्सी लिंकेज ऐसे और एक परऑक्सी लिंकेज ऐसे, और बेटा इसके साथ 4 OH ये इस तरीके से लगे हुए। मेरी बात दिखाई दे रही? तो ये कंफ्यूज मत करना, ये परऑक्साइड लिंकेज है का होल, मतलब दो, एक इधर और एक इधर। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसके ऊपर एक निगेटिव यहां आ जाता है और इसके ऊपर एक निगेटिव यहां आ जाता है। सोडियम परऑक्सोबोरेट डेवलप हो जाता है। सोडियम परऑक्सोबोरेट, तो क्या लिखा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम परबोरेट। हां बनाता है बेटा। ये मैंने मिटाया इसलिए था जिसका इससे इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता सकूं, ठीक है? उम्मीद करता हूं पुरानी वाली रिएक्शंस आपने लिख ली होंगी। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे किसी पेपर में हो सकता है कि इसमें ये पूछ लिया जाए कितने परऑक्सी लिंकेज है, या इसका स्ट्रक्चर दे दिया जाए। ऐसा किया गया है, समझ में आता रही नहीं आगे। बोरेक्स का स्ट्रक्चर एक बार पूछा गया आप लोगों से पिछली IITs में, इसलिए मैंने आपको किया। अब बेटा मैंने आपको चारों बता दिए, तो इसमें से चारों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या है? पहला A and C ओनली, A B C ओनली, A C D ओनली, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। द आंसर इज डी। ठीक है बेटा, इसको लिख लो, आगे बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आप लोगों का देखो, लिखा है द 2 ओपन बीकर्स, वन कंटेनिंग ए सॉल्वेंट। ध्यान रखना, एक के पास प्योर सॉल्वेंट है एंड द अदर कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट विद नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। पता चल गया होगा कौन से टॉपिक से है ये, सॉल्यूशन नाम के टॉपिक से, क्लास 12th में। आर टुगेदर सील्ड इन ए कंटेनर, मतलब मान लो कि किसी एक कंटेनर में, मैं मान लेता हूं किसी एक कंटेनर में हमने 2 बीकर रख दिए, एक ये और एक ये, और कंटेनर को सील कर दिया, ठीक है? ओवर टाइम विच विल बी करेक्ट होगा क्या बेटा? जहां प्योर सॉल्वेंट रखा है उसका तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वो जल्दी वेपोराइज होगा, और जो सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखे हैं उसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वो उतनी जल्दी वोलेटाइल नहीं होगा। तो इसमें से ज्यादा वेपर बनेंगे। अब चूंकि कंटेनर सील्ड है तो वेपर कहां जाएगा? इसमें से तो बन रहा है, तो सॉल्यूशन वाले कंटेनर में वेपर कंडेंस भी होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम है। तो डायरेक्टली जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इसका मतलब है इसमें से वेपर जो है निकल के इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इसमें अगर वेपर कंडेंस हो रहा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बीकर एंड सॉल्वेंट बीकर डज नॉट चेंजेस। अगर कंटेनर सील्ड है तो ये ऑप्शन गलत है। अगर कंटेनर सील्ड न भी होता तो भी ये ऑप्शन गलत होता। क्यों?
क्योंकि वेपोराइजेशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। झाड़ पोंछा लगाते हैं घर में, तो क्या उसको पोंछे को सुखाने के लिए कुछ करना पड़ता है? नहीं, वेपोराइजेशन अपने आप हो जाता है। हाँ, अगर आप बॉइलिंग कहो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। वेपर तो बनेगा, हर टेम्परेचर पर बनेगा। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बीकर इंक्रीजेस। ऐसा हो रहा है क्या? यही तो हमने कहा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो वेपर्स यहां पहुंचने के सॉल्यूशन बीकर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा? वेपर बनते तो डिक्रीज करता चला जाएगा। कह रहे हैं दैट ऑफ सॉल्वेंट बीकर डिक्रीजेस। सॉल्वेंट बीकर का वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका सेकंड आंसर सही। थर्ड देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बीकर डज नॉट चेंज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बीकर डिक्रीजेस। सॉल्यूशन बीकर की वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए? नहीं नहीं नहीं, इसका तो वेपर प्रेशर पहले से ही कम है, इसकी वॉल्यूम कैसे डिक्रीज कर जाएगी? तो इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन ओवर द राउल्ट्स लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सेकंड। लिखो बेटा इसको। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। In the following reaction sequence B is। ये रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि रिएक्शन में इसमें जो है यही हो सकता है और कोई हो भी नहीं सकता। देखिए, AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या फॉर्मूला होगा? CH3CO का होल ट्वाइस। रिएक्शन याद आ रही है? जी हाँ, एनिलीन लोन पेयर अवेलेबल है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इसकी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी थोड़ी सी डिक्रीज करने के लिए एसिटाइलेशन कराते हैं। तो पहला तो एसिटाइलेशन करा देंगे, तो जो ए है वो ये हो जाएगा। ये तो CH3 लगा हुआ है और यहां बच जाएगा NHCO। दिस इज एसिटाइलेशन। तो ये क्या बन गया हमारा? ये एसिटाइलेशन हो गया। तो इसकी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी थोड़ी सी डिक्रीज कर गई। अब बेटा पैरा पोजीशन तो पहले से घिरी हुई है, तो अब तो सिर्फ ऑर्थो पे अटैक हो सकता है। तो ब्रोमीन अगर अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पर। तो बन जाएगा NHCOCH3, ऑर्थो पे Br और ये C। अब ध्यान देना बेटे, यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं कराई, इसलिए अगेन NH2 नहीं आ पाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि हाइड्रोलिसिस नहीं है इसलिए दिस इज द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Which in each pair of elements, ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, सल्फर एंड सेलेनियम, लिथियम एंड सोडियम, इनमें से द एलिमेंट दैट रिलीजेस मोर एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन गेन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज्यादा है? बेटा बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है। क्यों? अप टू डाउन जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगातार डिक्रीज करती है। फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है, क्लोरीन की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। सल्फर सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम वाली फैमिली में भी सल्फर की हाईएस्ट होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, उसके बाद नीचे आते हैं। तो सल्फर और सेलेनियम किसकी ज्यादा है? सल्फर की ज्यादा। लिथियम एंड सोडियम, अगर एल्कली मेटल्स में देखें तो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लगातार बढ़ता चला जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लगातार बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सोडियम। सोडियम तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? लिथियम। आंसर विल बी फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन की ज्यादा होगी, सल्फर की ज्यादा होगी और लिथियम की ज्यादा होगी। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर बेटे? फाइनल आंसर इज सी। तो बेटे इसको पॉज करेंगे
और लिखेंगे इसका ये आंसर है और इसका आंसर क्या है, सी। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ दिया गया ये, इस एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इस एक्सिस पर स्पीड है। ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द गैसियस स्टेट। ये चीज मैंने आप लोगों को गैसेस स्टेट में ये ग्राफ्स बनवाए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तीनों तरीके की स्पीड्स पढ़ाई हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। उन तीनों के फॉर्मूलाज भी हैं। फिलहाल इसने तो इस ग्राफ के बारे में पूछा है कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मालूम है सबसे बड़ी स्पीड कौन सी होती है, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये जो स्पीड वाली लाइन पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये हो जाएगा VRMS। उसके बाद दिस इज एवरेज स्पीड, तो VAV। और सबसे कम कौन सी होती है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, VRMS। फिर कौन सी है, V एवरेज। और सबसे कम कौन सी है, VMP। एक ट्रिक बताई थी मैंने इसको याद करने के लिए। क्या ट्रिक बताई थी, आजकल रामायण आ रही है ना, मेरी ट्रिक याद करो। राम क्या बताई थी, यहां से ले लो R, यहां से ले लो A, यहां से ले लो M। मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड सबसे ज्यादा है, फिर एवरेज स्पीड है और फिर कौन सी स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहां पे C किसकी हो गई, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। B किसकी हो गई, एवरेज स्पीड। और A किसका हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये राम नाम से याद करो, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को लिखाई थी। C सबसे ज्यादा, वो रूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C is root mean square speed, B is average speed and A is most probable speed. The answer is second. Question number 16. The correct order of stability for the following alkoxides is. नीचे alkoxides दिए गए, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको निकालना है। क्या बता रखा है मैंने आप लोगों को, अगर आयंस में या कहीं पर आपको स्टेबिलिटी निकालनी है, ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस को आर इफेक्ट को वैलिडिटी देंगे। फिर किसको वैलिडिटी देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को, हाइपर कॉन्जुगेशन को वैलिडिटी देंगे। फिर किसको वैलिडिटी देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहली बात तो NO2 का -I काम कर रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। NO2 का -I है, रेजोनेंस भी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और यहां पर NO2 भी रेजोनेंस में आ जाएगा, ये भी रेजोनेंस है, लंबा रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा है, NO2 का -I भी है, रेजोनेंस भी है बहुत ज्यादा, -I -R बहुत अच्छा काम कर रहा है, R इफेक्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ज्यादा लॉन्गर रेजोनेंस है, इलांगेटेड रेजोनेंस है। तो C तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद रेजोनेंस कहां दिखाई दे रहा है, B में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या है, इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉलम काम कर रहा है। हाँ, NO2 ओपन कर दोगे तो थोड़ा सा रेजोनेंस का काम होगा इसमें भी। तो जो सही आंसर होना चाहिए वो सबसे ज्यादा हो जाएगा C और सबसे कम हो जाएगा A। तो C की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर B की स्टेबिलिटी है और A की स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इन द ऑप्शंस। इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि इसमें तो बहुत ही सिंपल सा है, रेजोनेंस के बेसिस पर दे देना है। तो C सबसे ज्यादा स्टेबल है और A क्या है बेटे, सबसे कम स्टेबल है। इसको नोट कर लीजिए।